तो कुल मिला के हमें इतना तो समझ में आ ही गया बेटा इस पहले पैराग्राफ से या एनसीईआरटी के पहले पेज से कि इकोसिस्टम के लिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बच्चों। एनसीईआरटी की ये लाइन ऊर्ध्वाधर वितरण हमारे इस साल जो एनसीईआरटी हमारे एनटीए के सिलेबस में है वो ये तीनों घटक है बेटा, समाहित होते हैं। स्थानीय की जगह यहाँ पर स्थलीय भी आ सकता है ना बेटा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा रखती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम इकोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इकोसिस्टम। देखिए बेटा, इकोसिस्टम पढ़ने से पहले जैसे कि मैंने आपको पहले चैप्टर में भी बताया था कि ये जो भी पृथ्वी है, ये पृथ्वी के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं, उन जीव जंतुओं का जो अस्तित्व होता है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? जितने भी आपके अजैविक कारक होते हैं। अजैविक कारक कैसे? जैसे सूरज का प्रकाश है, तापमान है, वायु में ऑक्सीजन है नहीं है, ये सारी चीज़ें हम पे इसलिए इफ़ेक्ट करती है क्योंकि हमारा उनसे इंट्रैक्शन या तो डायरेक्टली होता है या फिर इनडायरेक्टली होता है। पर जैविक और अजैविक घटकों का आपस में जो भी इंट्रैक्शन होता है उसी इंट्रैक्शन से क्या बनता है? इकोसिस्टम बनता है। ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें इकोसिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। देखिए, सबसे पहले इकोसिस्टम को प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई कहा गया है। अब यहाँ पे ये जो क्रियाशील शब्द लिखा हुआ है, क्रियाशील शब्द का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इकोसिस्टम प्रकृति को बनाए रखने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट, एक तरीके से कह सकते हैं, घटक है यहाँ पे। और ये इकोसिस्टम जो होता है इसके अंदर कौन कौन होते हैं? इसके अंदर आपके जीवधारी होते हैं आपस में, या फिर वो आसपास के पर्यावरण से लेकर क्या करते हैं? परस्पर क्रिया करते हैं वो, है ना। इकोसिस्टम का आकार एक छोटे से तालाब से लेकर, यानी इकोसिस्टम की अगर मैं प्रकार की बात करूं तो एक छोटा सा तालाब से लेकर एक विशाल जंगल या महासागर वहां तक भी हो सकता है। इसका मतलब चाहे एक छोटी सी जल की बूंद भी होती है ना बेटा, उसमें अगर माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया है, तो वो भी एक जल की बूंद भी क्या बना रही है? एक इकोसिस्टम बना रही है, जैसे माइक्रो इकोसिस्टम कह सकते हैं अपन, है ना। तो इस तरीके से किसी भी इकोसिस्टम को बनाने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ जीवित और अजीवित, अजैविक घटकों का आपस में परस्पर इंटरेक्शन होना चाहिए। कई पारिस्थितिकी वैज्ञानिक संपूर्ण जीव मंडल को क्या कहते हैं? ग्लोबल इकोसिस्टम के रूप में देखते हैं, जिसमें पृथ्वी के सभी स्थानीय इकोसिस्टम समाहित होते हैं। स्थानीय की जगह यहाँ पर स्थलीय भी आ सकता है ना बेटा। जो भी वहाँ पे स्थलीय इकोसिस्टम है या जलीय इकोसिस्टम है, जो भी वहाँ के स्थानीय इकोसिस्टम है, ये सारे वहाँ पर सम्मिलित होते हैं। यह तंत्र बहुत विशाल और जटिल है, अतः अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इनकी दो आधारभूत श्रेणियाँ होती है। अभी अभी मैंने बात की थी कि इकोसिस्टम की दो श्रेणियाँ या तो स्थलीय होगी या फिर जलीय होगी। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा? वहाँ पे आपके जैविक घटक भी होंगे और अजैविक घटक भी होंगे दोनों। जंगल, घास, मैदान, मरुस्थल आदि कुछ स्थलीय इकोसिस्टम, यानी स्थलीय इकोसिस्टम के पहला एग्जाम्पल जंगल, दूसरा एग्जाम्पल घास के मैदान, तीसरा एग्जाम्पल मरुस्थल। तो ये जलीय इकोसिस्टम है और स्थलीय इकोसिस्टम है। और जलीय में झीलें हैं, तालाब है, दलदली क्षेत्र है, नदियाँ हैं, है ना। और ज्वार नदमुख का मतलब होता है कि जहाँ पे दो नदियों का संयोजन होता है, उसके आसपास की जो भी इलाके रहते हैं वो आदि कुछ जलीय इकोसिस्टम है। मानव निर्मित इकोसिस्टम के रूप में मानव भी तो इकोसिस्टम बना सकता है बेटा, जैसे खेत है ना। खेत को बनाने के लिए किसान अपना सारा सब कुछ मेहनत करके वहाँ पे पेड़ पौधे उगाता है, मृदा को वहाँ पे ठीक करता है। मृदा में भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव वगैरह होते हैं, तो वो जैविक और अजैविक घटकों को बैलेंस करता है। इसी तरीके से एक्वेरियम है। एक्वेरियम में आपने देखा होगा बच्चों की पानी के अंदर मछलियाँ होती हैं, उनको खाना भी देना पड़ता है, उनके अकॉर्डिंग उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो कहने का मतलब है जो कि प्रकृति के अंदर आपके इकोसिस्टम होते हैं उसको तो कौन कंट्रोल करता है? स्वनियमन करता है नेचर। पर जो आप मनुष्य बनाता है उसमें स्वनियमन नहीं होता है, क्योंकि वो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, तो उसमें मनुष्य को ध्यान रखना पड़ेगा उसको। ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया इकोसिस्टम के लिए। अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले इकोसिस्टम की संरचना को देखते हैं, यानी इकोसिस्टम को बनाने के लिए संरचना में सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो निवेश। इकोसिस्टम में जो निवेश होता है उसमें क्या होगा? उत्पादकता, ऊर्जा का स्थानांतरण, ये निवेश में आते हैं। ऊर्जा के स्थानांतरण की अगर मैं निवेश की बात करती हूँ तो निवेश में तो कौन आता है? उत्पादकता। ऊर्जा का अगर स्थानांतरण करना है तो उसमें कौन आता है? आहार श्रृंखला है, जाल है, पोषण चक्र है, न्यूट्रिएंट साइकिल, ये स्थानांतरण करता है किसका? एनर्जी का।
एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में। और फिर आता है बेटा निर्गम, कि उनमें से निर्गम के अंदर क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो निम्नीकरण और ऊर्जा क्षति, यानी निवेश में आपकी ऊर्जा बनती है और निर्गम में ऊर्जा का क्या होगा, निम्नीकरण होगा, क्षति होगी, का अवगमन कर सके। इसके साथ ही हम चक्रों, श्रृंखलाओं, जाल, तंत्रों के संबंध में देखेंगे, जो कि तंत्र के अंतर्गत ऊर्जा के प्रभाव में क्या करता है, मदद करता है। तो कुल मिला के हमें इतना तो समझ में आ ही गया बेटा इस पहले पैराग्राफ से या एनसीईआरटी के पहले पेज से कि इकोसिस्टम के लिए जैविक और अजैविक घटक चाहिए। इकोसिस्टम में अगर हम बात करते हैं 2 प्रकार हो सकते हैं, जलीय और स्थलीय। नेचर के अंदर प्राकृतिक इकोसिस्टम भी होता है और मनुष्य के द्वारा भी निर्मित होता है। और इकोसिस्टम में निवेश के लिए उत्पादकता, स्थानांतरण के लिए फूड चेन, फूड वेब, है ना, खनिज चक्रण वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सम्मिलित होती है। और निवेश के लिए, निर्गम के लिए इसमें निम्नीकरण पाया जाता है। नेक्स्ट आता है, ये तो बेटा घटकों के बारे में बता रखा है कि इकोसिस्टम में अजैविक और जैविक घटक जो होते हैं वो मिलकर एक इकोसिस्टम को बनाते हैं। जैविक और अजैविक घटकों की परस्पर क्रियाओं के फलस्वरूप एक भौतिक संरचना विकसित होती है, जो प्रत्येक प्रकार के इकोसिस्टम में क्या देती है, विशिष्टता देती है। यानी विशिष्टता किसके फलस्वरूप आती है, पारस्परिक क्रियाओं किसके बीच में, जैविक और अजैविक घटकों के बीच में अगर पारस्परिक क्रिया होगी तो वो एक संगठन बनाती है जो कि विशिष्ट होता है। जल का अलग होगा जैविक अजैविक घटक, स्थल का अलग होगा। एक इकोसिस्टम की पादप तथा प्राणी प्रजातियों की पहचान गणना उसकी प्रजातियों के संगठन को प्रकट करता है। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बच्चों, एनसीईआरटी की ये लाइन, ऊर्ध्वाधर वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण को अपन क्या कहते हैं, स्तर विन्यास। तो विभिन्न स्तरों का, जैसे मान लो आप किसी भी इकोसिस्टम की स्टडी करते हो तो उसमें जितने भी जीव जंतु होते हैं आप उनको अलग अलग स्तर पे लिखते हो, है ना, तो वो अलग अलग स्तर पर ऊर्ध्वाधर लिखते हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, स्तर विन्यास। जैसे कि अगर एक जंगल है, इस जंगल का अगर आपको स्तर विन्यास बनाना है तो ऊर्ध्वाधर के अंदर पहले क्या आएगा, वृक्ष आएगा, द्वितीय स्तर में क्या आएगा, झाड़ियाँ आएगा, वृक्ष आएगा, फिर झाड़ियाँ आएगा, और जो भी सबसे निचले स्तर में है उसमें क्या आएगा, जड़ी बूटी और घास। इसका मतलब आपका जो भी ऊर्ध्वाधर यहाँ पे इस तरीके से स्तर विन्यास होगा तो सबसे नीचे कौन है, मध्य में कौन है और सबसे ऊपर कौन है। तो ये जो विन्यास होता है इसे क्या कहते हैं अपन, ऊर्ध्वाधर स्तर विन्यास कहते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन इंग्लिश में कहते हैं इसे। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र में सारे घटक इकाइयों के रूप में तब क्रियाशील दिखते हैं जब आप निम्न पहलुओं के ऊपर दृष्टि डालते हैं। यानी कि इकोसिस्टम के लिए आपको उत्पादकता के बारे में पता होना चाहिए, अपघटन कैसे होता है वो पता होना चाहिए, और ऊर्जा प्रवाह और पोषण चक्र। हमारे इस साल जो एनसीईआरटी हमारे एनटीए के सिलेबस में है वो ये तीनों घटक है बेटा। ये चक्रण आपको इसका घटक पता होना चाहिए, पर इसका डिटेल हमारे कोर्स में अब नहीं है। तो इस चैप्टर में हम ये तीनों चीज़ें डिस्कस करेंगे, उत्पादकता, अपघटन और ऊर्जा प्रवाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक जलीय इकोसिस्टम के गुणधर्म को समझने के लिए एक छोटे तालाब का हम उदाहरण लेते हैं। अगर आपको जलीय इकोसिस्टम करना है बेटा, अगर मैं तालाब की बात करती हूँ तो उसमें क्या होगा, जैविक घटक भी होंगे और अजैविक घटक भी होंगे, दोनों होंगे इसके अंदर। अब यहाँ पे औचित्यपूर्ण, स्वपोषी और अपेक्षित रूप से सरल उदाहरण हम एक जलीय इकोसिस्टम में यहाँ तक कि जटिल इकोसिस्टम को समझने में सहायक होता है। यानी कि अगर मैं जलीय में लूँ चाहे स्थलीय में लूँ बेटा, सबसे पहले आपके क्या होने चाहिए, प्रोड्यूसर, स्वपोषी होने चाहिए ना, उसी के ऊपर ही तो आपका क्या चलेगा, आगे से आगे फूड चेन चलेगी। वहाँ पे एक तालाब में उथले पानी वाला एक जल निकाय है जिसमें एक इकोसिस्टम के सभी मूलभूत घटक बेहतर ढंग से प्रदर्शित होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो अजैविक घटक है वो कौन है, पानी। पानी एक अजैविक घटक है और उसके अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व और प्रचुर मृदा यहाँ पर तली के अंदर जमा होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी बात चल रहा है, अजैविक घटक है तालाब में, कार्बनिक, अकार्बनिक, मृदा, है ना, और जो भी सौर निवेश, सूरज की ऊर्जा है, ताप का चक्र है, दिन की अवधि है, और जो भी वायुमंडलीय पारिस्थितिकीय जो भी सूचनाएं होती है वो क्रियाशीलता की दर को क्या करती है, नियमित करती है। तो देखिए बेटा ये कितना अच्छा क्वेश्चन आता है कि अजैविक घटक में एक जलीय वातावरण में क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। फिर आता है जो भी जैविक घटक है, तो जैविक घटक में कौन हो जाएगा, स्वपोषी। तो स्वपोषी घटक में आपके पादप प्लवक हो जाएंगे, छोटे पादप, उसमें शैवाल हो जाएंगे। प्लवक के बाद में वही जल निमग्न है या किनारों पर जो भी आपके
पादप प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंट हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे ये देखना है बेटा कि किसी भी इकोसिस्टम में कौन से जलीय, अगर जलीय है तो जल के अंदर भी कौन से आपके अजैविक घटक हैं, अगर आपके स्थलीय भी हैं तो स्थलीय में अजैविक घटक कौन से हैं, और उसी तरीके से उसके जैविक घटक कौन से होंगे, चाहे वो जलीय हो चाहे वो स्थलीय हो। तो ये जो भी यहाँ पे मैंने नाम लिखे हैं बेटा, ये अकॉर्डिंग टू इकोसिस्टम क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि सब में यही नाम आए आपके। उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व, अब यहाँ पर जो स्वपोषी को खाने वाले बेटा, ये भी तो सजीव है भाई। उपभोक्ता किसके घटक हो गए, जैविक घटक हो गए। उपभोक्ता में कौन आएंगे भाई, जो भी आपके पादप प्लवक थे वो तो स्वपोषी थे। प्राणी प्लवक किसको खाएंगे, पादप प्लवक को खाएंगे। उसके बाद में जो भी प्लावी और तलीयवासी जीव वहाँ पे होंगे वो इस इकोसिस्टम में उसको हम कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब हमारा कोई भी इकोसिस्टम के लिए कौन कौन से घटक ज़रूरी है, अजैविक और जैविक। जैविक में भी सबसे पहले कहाँ शुरू करेंगे हम, स्वपोषी। स्वपोषी के बाद में उपभोक्ता। अब वो उपभोक्ता डिपेंड करता है कि वो किसको वहाँ पे कंज्यूम कर रहा है, किसको वो खा रहा है। और सबसे लास्ट में अब घटक, यानी कि जब ये सारा काम हो जाता है, ऊर्जा का स्थानांतरण जब हो जाता है तो सबकी मृत्यु भी तो होगी, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो। तो जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके अपघटन में कौन सहायता करेगा, आपके कवक और जीवाणु। ठीक है, विशेष रूप से ये कहाँ पाए जाते हैं, ये तली पर पाए जाते हैं, बेस में, क्योंकि सबकी मृत्यु होगी तो जनरली वो ऊपर की तरफ नहीं, वो कहाँ जाते हैं, तल में जाते हैं। तो ये सारे बैक्टीरिया और जो भी कवक है वो वहीं पे आपको इनका क्या करेंगे, अपघटन करेंगे। यह तंत्र किसी भी इकोसिस्टम की सभी प्रक्रियाओं को निष्पादित करते हैं, अर्थात स्वपोषी द्वारा सूरज के विकिरण की ऊर्जा को उपभोग से अकार्बनिक पदार्थों को आप किस में चेंज करते हो, कार्बनिक पदार्थों में। तो ये जो भी यहाँ पे प्रक्रिया है इसे आप क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में यही प्रक्रियाएं चलती है। ठीक है, विभिन्न स्तरों के परपोषियों द्वारा स्वपोषियों का भक्षण, मृत जीवों की सामग्रियों का अपघटन और खनिजीकरण और स्वपोषकों के लिए मुक्त करना, इस घटना का क्या है, पुनरावृत्ति, बार बार ये चलता रहेगा। इसका मतलब देखो बेटा क्या हुआ, आपके अकार्बनिक पदार्थ पहले कार्बनिक में चेंज हुए फोटोसिंथेसिस के थ्रू, फिर यही कार्बनिक पदार्थ विभिन्न प्रकार के अपघटकों द्वारा वापस से किस में चेंज हो गए, अकार्बनिक में। तो ये क्या चलता रहेगा, चक्रण चलता रहेगा और आपका इकोसिस्टम क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा वहाँ पे। ऊर्जा की एक दिशीय गतिशीलता, एक दिशीय क्यों बोलते हैं बच्चों अपन, क्योंकि ऊर्जा हमेशा ऐसा नहीं है कि सूरज की से ऊर्जा अगर स्थिर हो गई है पादपों ने तो पादप वही ऊर्जा वापस सूरज को प्रदान नहीं कर सकता है। ठीक है, तो एक जो भी ऊर्जा सूरज की थी वो पादप ने ली, पादप से आगे वो क्या होती रही, एक दिशीय परिवहन वहाँ पे चलता रहा। तो इसका मतलब पर्यावरण में इसका अपव्यय और ऊष्मा के रूप में इसकी हानि होती रहती है आगे से आगे, है ना। तो ऊर्जा का यहाँ पे स्थानांतरण होता जा रहा है और स्थानांतरण के दौरान इसका यूटिलाइजेशन होगा तो ऑब्वियसली बेटा वहाँ पे क्या होगा, अपव्यय भी होगा और ऊष्मा के रूप में उसकी हानि भी हो जाती है। नेक्स्ट, किसी भी इकोसिस्टम की क्रियाशीलता और उसके स्थायी रहने के लिए सौर ऊर्जा के निरंतर इनपुट की आधारभूत आवश्यकता होती है। तो बेटा ये तो होना ही चाहिए ना, सूरज का प्रकाश अगर न मिले तो हमारा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, पूरा के पूरा नष्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ ऊर्जा का एकमात्र स्रोत हमारे पास में जो भी स्वपोषिता रखता है ना, वो है तो प्लांट ही ना। प्लांट से ही वो ऊर्जा क्या होती है, आगे से आगे क्या होती है, ट्रांसफर होती रहती है। तो हमारे लिए यहाँ किसी भी स्थायी रखने के लिए आपको कौन सी ऊर्जा चाहिए भाई, सौर्य ऊर्जा। प्राथमिक उत्पादन प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समयावधि में, ये एक बहुत अच्छा डेफिनेशन है, पूछा जाता है बच्चों कि उत्पादन किसे कहते हैं। उत्पादन के लिए ये परिभाषा दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे ईयर नहीं आता है बच्चों, ध्यान रखना है ना, यहाँ पे ईयर का जो मात्रक होता है वो नहीं आता है। तो निश्चित समय के अंदर प्रति इकाई क्षेत्र में जितनी भी आपकी कार्बनिक पदार्थ बनती है, इसे भार, या तो इसको भार के अंदर व्यक्त करते हो या फिर इसको ऊर्जा के रूप में व्यक्त करते हो, किलो कैलोरी, है ना, मीटर पर स्क्वायर के फॉर्म में इसको आप बताते हो। जैव मात्रा उत्पादन की दर को हम क्या कहते हैं, उत्पादकता। यानी कि उत्पादन अलग चीज होती है और उत्पादन की दर को आप क्या कहते हो, उत्पादकता। इसीलिए उत्पादकता का अगर हम यहाँ पे मात्रक बनाते हैं तो इधर किलो कैलोरी के फॉर्म में है, इधर आपका एक तरीके से ग्राम के फॉर्म में, भार और ऊर्जा के रूप में हो गया जैव, और यहाँ पे प्रति
ईयर हो गया, इधर भी आपका प्रति ईयर है, यहाँ पे ये माइनस है बच्चों, और इससे पहले आपका क्या हो जाएगा, प्रति मीटर स्क्वायर। ये यहाँ पे दे नहीं रखा है तो आपको ये करेक्शन करना पड़ेगा, जिसे विभिन्न इकोसिस्टम की उत्पादकता की तुलना में किया जा सकता है। इसे आप क्या कहते हैं, सकल, यानी टोटल जो भी आपका सूरज की प्रकाश की वजह से जो भी दिए गए समय के अंदर उत्पादन होगा वो क्या कहलाती है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि एनपीपी तो होती है जो बची हुई रहती है, और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो टोटल के फॉर्म में हम बताते हैं ना। तो यहाँ पे जो भी टोटल बनता है और टोटल के बाद में अपन नेट दो के अंदर विभाजित हो जाए, यानी कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो में डिवाइड हो गई आपकी यहाँ पे। एक तो हो जाती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी हो जाएगा जो भी आपका नेट बचेगा, और एक शुरुआत में जो टोटल बनती है। एक इकोसिस्टम की सकल यानी कि जो टोटल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो कहाँ से आती है, वो आती है आपकी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, जिसमें क्या बनते हैं आपके कार्बनिक पदार्थ। तो फोटोसिंथेसिस से जो भी आपकी कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बनेगी उसे आप क्या कहेंगे, सकल प्राथमिक उत्पादकता। अब इसमें से अगर श्वसन में जो चीज़ यूटिलाइज हो जाएगी तो पीछे जो बची रहेगी उसे क्या कहेंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है ना। तो यहाँ पे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो भी होगी उसका यूटिलाइजेशन कौन करता है, उपभोक्ता करता है। तो जो भी सकल यानी कि जो भी ग्रॉस बनी है हमारे पास में, जिसको आप जीपीपी भी कहते हैं, तो टोटल जो भी बनती है बेटा जीपीपी यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो भी होती है, और अगर मैं यहाँ पे क्या कहती हूँ कि यहाँ पे ये माइनस करना है बेटा, यहाँ पे आर का मतलब होता है रेस्पिरेशन, तो यहाँ पर आपका जीपीपी माइनस अगर आप आर का मतलब क्या हुआ, रेस्पिरेशन, तो पीछे क्या बचेगा आपके पास में, एनपीपी। तो ये यहाँ पे फॉर्मूले के रूप में बता रखा है कि अगर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से अगर श्वसन में कोई भी पादप उसको यूज़ करता है कार्बनिक पदार्थ को, और पीछे बचा हुआ कार्बनिक पदार्थ किस रूप में काम आता है, एनपीपी। यानी उपभोक्ता के पास में जो भी आपकी जो भी परपोषी होंगे उनके पास में, यानी कि साग भक्षी है या अपघटक, क्योंकि कभी कभी अपघटक डायरेक्ट भी तो उस पर अटैक करेगा बेटा पादप पे, तो यहाँ पर इस तरीके से ये उस पर अटैक कर सकते हैं, किस पर, जीपीपी पर नहीं, एनपीपी पर, क्योंकि जीपीपी से तो आपका क्या हुआ, रेस्पिरेशन के लिए भी तो माइनस हुआ ना वहाँ पे। द्वितीयक सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो किससे रिलेटेड होती है, उपभोक्ताओं ने नए कार्बनिक तत्वों के निर्माण की दर को, यानी उपभोक्ताओं के अंदर जो भी कार्बनिक पदार्थ अगर निर्मित होंगे तो वो क्या हो जाएगी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो इसका मतलब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो आपका क्या होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आपका क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन, इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, एनपीपी। और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बेसिकली किससे रिलेटेड है, प्रकाश संश्लेषण से, स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी पादप के द्वारा। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो जो उपभोक्ता के अंदर आपका कितना कार्बनिक पदार्थ दिए गए समय में दर में बनता है ना, क्योंकि आपकी जो भी प्रोडक्टिविटी होती है वो हमेशा किस में आती है, दर के अंदर बताई जाती है। प्राथमिक उत्पादकता एक सुनिश्चित क्षेत्र में पादप प्रजातियों के निवास पर निर्भर करती है, यानी कि वो किस जगह पर वहाँ पे रह रहे हैं। विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय कारक, यानी जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेंगे वही तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे बेटा, है ना। तो यहाँ पे जो भी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को, एक तो पर्यावरणीय कारक में क्या आ जाएगा कि जैसे मान लो वहाँ पे CO2 है कि नहीं है ना, तापमान कितना है वहाँ पे, तापमान के अकॉर्डिंग जो भी CO2 को फिक्स करने वाला एंजाइम है वो सक्रिय कैसे रहेगा, पानी है कि नहीं है, क्योंकि पानी का भी रोल होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, लाइट रिएक्शन के अंदर, सूरज के प्रकाश कितना इंटेंसिटी का वहाँ पे है। तो ये सारे पर्यावरणीय कारक जो होते हैं वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। पोषकों की उपलब्धता और पादपों की प्रकाश संश्लेषण की दक्षता पर निर्भर करती है। मतलब ये दोनों एक दूसरे की क्या है भाई, वाइस वर्सा, कि पर्यावरणीय कारक प्लस वो पर्यावरणीय कारक किसको सपोर्ट कर रहे हैं भाई, प्रकाश संश्लेषण को। इसलिए ये विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम में भिन्न भिन्न होते हैं। संपूर्ण जैव मंडल की वार्षिक कुल प्राथमिक उत्पादकता, अगर मैं पूरे जैव मंडल की प्राथमिक प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करती हूँ बेटा, तो वो कितना है, 170 बिलियन टन के रूप में, और वो भी कौन सा है, शुष्क भार, क्योंकि हमेशा ताज़ा भार और शुष्क भार में
हमेशा शुष्क भार को अपन रियल भार मानते हैं। तो रियल भार कितना है, 170 बिलियन टन है। और पृथ्वी में धरातल यानी स्थलीय के अंदर आप ये समझ लीजिए कि जो भी स्थल है उसमें 70% भाग किसका है, समुद्रों का है, पानी के द्वारा घेरा हुआ है। फिर भी बावजूद इनकी उत्पादकता केवल कितनी है, 55 बिलियन। यानी पानी के अंदर अगर मैं बात करती हूँ कि भैया भले ही 70% समुद्रों के द्वारा घिरा है, पर उसमें सिर्फ कितना है भाई, पानी के द्वारा सिर्फ कितनी उत्पादकता प्रदान की जाती है, 55 बिलियन ही। बाकी बची हुई जो भी है वो सारी के सारी हमारी कहाँ से मिलती है, भूमि पर यानी स्थलीय में। यानी 70% समुद्र होते हुए भी ज़्यादातर किसके द्वारा उत्पादकता उत्पन्न होती बेटा, भूमि के द्वारा होती है, स्थलीय भाग के द्वारा होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा होता है बेटा कि महासागर के अंदर निम्न उत्पादकता क्यों होती है। क्योंकि महासागर के अंदर सबसे पहली बात तो बेटा नाइट्रोजन का अमाउंट कम होता है, दूसरा सूरज के प्रकाश की वहाँ पे कमी होती है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए उत्पादकता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हमारे इस चैप्टर के अंदर इकोसिस्टम के घटकों में पहला घटक जो होता है, जो उसका मुख्य स्रोत रहता है, उसका कॉन्सेप्ट फिनिश होता है कि भैया उत्पादकता बहुत ज़रूरी होती है किसी भी इकोसिस्टम को अगर स्टेबल करना है तो। सेकंड आता है आपका अपघटन। अपघटन इसलिए ज़रूरी है बच्चों क्योंकि अपघटन के द्वारा वहाँ पे कार्बनिक पदार्थ किसमें चेंज होते हैं, अकार्बनिक पदार्थों के अंदर। तो आपने शायद सुना होगा कि केंचुए किसान के मित्र के रूप में संबोधित किए जाते हैं। तो केंचुआ जो भी होगा बेटा किसान का मित्र क्यों है, क्योंकि वो वहाँ की जितने भी ऐसे कचरे या अपशिष्ट होते हैं जिसको वो अपघटित नहीं कर सकता, जिसको वो उर्वरक के रूप में नहीं बना सकता है, वो काम कौन करेगा, केंचुआ। ऐसा इसलिए है क्योंकि जटिल कार्बनिक पदार्थों का खंडन यानी जटिल कार्बनिक पदार्थों का अगर खंडन करना है तो ये काम कौन करता है, केंचुआ करता है। और ये उसको बुरबुरा कैसे करेगा, उन पदार्थों को वो खाएगा और एंजाइम के द्वारा अपनी पाचन तंत्र के अंदर जो भी एंजाइम है उनके द्वारा उन पदार्थों को क्या करेगा, छोटे छोटे कणों में तोड़ देगा। ठीक है, उसी प्रकार अपघटक जटिल कार्बनिक पदार्थों को किस में चेंज करते हैं, अकार्बनिक पदार्थों में, जैसे कि CO2, जल और पोषक पदार्थ। तो इसका मतलब जो भी अपघटक है उनका मेन ये रहता है कि जितने भी कार्बनिक पदार्थ है उनको किस में चेंज करना है, अकार्बनिक। अकार्बनिक के मेन जो लास्ट स्टेज होगी वो क्या होगी, CO2 होगा, जल होगा और जो भी पोषक पदार्थ होते हैं उसमें। तो अपघटन में अपघटक का भी बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन होता है। इस प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं, अपघटन। यानी अपघटन की प्रक्रिया के अंदर CO2 बनेगा, जल बनेगा और पोषक पदार्थों का निर्माण होगा। और यहाँ पे जो भी अपघटन की शुरुआत होती है बेटा उनके लिए क्या चाहिए, हमको पत्तियाँ चाहिए, छाल चाहिए, फूल चाहिए, है ना, पशुओं के मृत अवशेष चाहिए, अपशिष्ट पदार्थ चाहिए। तो ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं भाई, अपरद, डेट्रिटस बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, डेट्रिटस। इसी पर हमारा क्या होता है, अपघटन होता है, क्योंकि ये सारे क्या हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों से बने हुए हैं। अब इसको हमको क्या करना है, सरल अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करना है। तो इसमें अपघटन भी होगा जिसमें केंचुआ भी मदद करेगा, है ना, जो कि अपघटन के लिए क्या होते हैं, कच्चे पदार्थों का काम करते हैं। अपघटन की प्रक्रिया में अब वही बात हो गई ना बेटा कि अपघटन अगर करना है तो एक पदीय प्रक्रिया नहीं है, उसमें खंडन होगा, निक्षालन होगा, अपचयन होगा, ह्यूमस का निर्माण होगा, खनिज का भी निर्माण होगा। तो ये 5 पदों के अंदर आप कह सकते हैं बेटा कि अपचयन अगर होता है, कैटाबॉलिज्म जो होता है उसमें आगे इस तरीके से ये ह्यूमिफिकेशन और यहाँ पे खनिजी भवन भी पाया जाता है। देखिए बेटा अपरदहारी में क्या नाम आता है, केंचुए का। केंचुआ किस पे अटैक करेगा, अपरद पे। अपरद क्या होता है, अभी अभी बात की थी हमने, जो भी आपके अपशिष्ट पदार्थ में जैसे फल हैं, जो भी आपके पत्तियां हैं, टहनियां हैं, है ना, अपशिष्ट पदार्थ है, जो भी कचरा रहता है, पत्तियां, सूखी पत्तियां हैं, उनको ये छोटे छोटे खंडों में खंडित कर देता है। कौन, केंचुआ। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, खंडन। निक्षालन वो प्रक्रिया होती है बेटा जिसके अंदर ये जो भी खंडन हुआ, जो जल में घुलनशील रहेगा, वो अकार्बनिक पदार्थ कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है, मिट्टी के अंदर बेटा। तो ये जब मिट्टी में बहुत नीचे तक चला जाएगा तो वो निक्षेपित हो जाता है, जिसका यूटिलाइजेशन कोई भी नहीं कर सकता है। यानी वो एक तरीके से क्या कह सकते हैं, भूमि के सबसे निचले स्तर में चला जाता है जहाँ पर कोई उसका यूज़ नहीं कर सकता, वो उपलब्ध नहीं है। इसीलिए लिखा हुआ बेटा अनुपलब्ध लवण के रूप में क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। तो पहला पद क्या हुआ हमारा, अगर हम अपघटन करते हैं तो पहला पद हो जाता है हमारा खंडन। दूसरा पद क्या हो जाता है, दूसरा पद होता है हमारा निक्षालन,
है ना। और बैक्टीरिया, कवक, एंजाइम अपरदों को सरल अकार्बनिक पदार्थों के अंदर, यानी अब ऊपर जो बचा हुआ भाग है, ऊपर क्योंकि जो घुलनशील है वो तो नीचे चला गया, अब जो ऊपर बचा हुआ भाग है वो आपको छोटे छोटे पार्ट के अंदर कवक और जीवाणुओं के द्वारा और तोड़ दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, अपचयन। यानी जब अपचयन होगा तो उसमें कवक और बैक्टीरिया अपना काम करेंगे। यह समझना महत्वपूर्ण है कि उपयुक्त अपघटन की समस्त प्रक्रियाएं अपरद पर समानांतर रूप से चलती रहती है। यानी कि अगर अपरद है बेटा तो समानांतर मतलब कि भाई जो भी काम चल रहा है, अगर मान लो पहले कचरे का डिकम्पोजिशन होना शुरू हो गया है ना, कैटाबॉलिज्म होना शुरू हो गया, तो वो हो रहा है, जब तक दूसरे का आपका साइमल्टेनियसली अगला स्टेप शुरू हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें कैसी चलती, एक के बाद एक नहीं चलती है, समानांतर चलती है। ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन की प्रक्रिया अपघटन के दौरान मृदा में संपन्न होती है ना, ये अपघटन में ही होता है। ह्यूमिफिकेशन द्वारा एक गहरे रंग के क्रिस्टल रहित तत्व का निर्माण होता है, और जिसे आप क्या बोलते हो बेटा, ह्यूमस। ह्यूमस एक बहुत इंपॉर्टेंट पदार्थ होता है जो कि एक तरीके से कह सकते हैं सूक्ष्म जीवी के प्रति क्या होता है, उच्च प्रतिरोधी होता है, यानी आप उसे नष्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पोषक पदार्थ ही इतने सारे होते हैं कि जो भी बैक्टीरिया या कवक इस पर अटैक करना भी चाहे तो वो बेसिकली उनकी भी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। एक्सोऑस्मोसिस के थ्रू आप कह सकते हैं कि वो भी वहाँ पे क्या हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं, तो वो उन पे अटैक नहीं कर पाते। कहने का मतलब ये है इनका अपघटन बहुत ही धीमी गति से चलता है, यानी कि आपका जो भी ह्यूमिफिकेशन होता है वो कैसा होता है, धीरे धीरे धीमी गति से होता है, कभी फास्ट नहीं होता है, ठीक है। इनका नेचर कैसा होता है, ह्यूमस का कोलाइडल होता है और यह पोषक भंडार का काम करते हैं। यानी कि एक तरीके से हम कहें तो ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस एक ऐसा गहरा अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है जिसके अंदर पोषक पदार्थ होते हैं जिन पर सूक्ष्म जीव का एक प्रतिरोधकता उसमें प्रेजेंट होती है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है ना। ह्यूमस पुनः सूक्ष्म जीवियों द्वारा खंडित हो जाते। तो कहने का मतलब देखिए बेटा, पहले तो ये वो सूक्ष्म जीव थे जो कि हानि पहुंचाना चाहते थे, अब इसी ह्यूमस के अंदर वो पदार्थ जो कि अपघटित हो सकते हैं, अपघटित होकर क्या बनाएंगे, वो लवण बनाएंगे, खनिज बनाएंगे वो अकार्बनिक पदार्थ में, और उसका क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा, और जो खनिजीकरण नामक प्रक्रिया द्वारा किसमें चेंज हो जाते हैं, अकार्बनिक पोषक पदार्थ के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का यही डाउट होता है कि यहाँ पर सूक्ष्म जैविक क्रियाओं, यानी सूक्ष्म जैविक क्रियाओं के प्रति प्रतिरोधक क्यों है वो, क्योंकि वो वहाँ उसको नष्ट नहीं कर सकते, और जब हमें उसको नष्ट करना होता है तो उस नष्ट करने का रिजल्ट भी हमें क्या मिलना चाहिए, अच्छा मिलना चाहिए, जो कि पोषक पदार्थ बनाने में काम आता है। नेक्स्ट, अपघटन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है पहला अपघटन के लिए, ठीक है ना, कैटाबॉलिज्म के लिए। अपघटन की दर जलवायवीय घटकों और अपरद की रासायनिक घटकों द्वारा निर्धारित होती है। तो जलवायवीय घटक में तो सबसे पहले ही बता दिया भाई, ऑक्सीजन आपकी जरूरत होती है। यहाँ पे एक विशिष्ट जलवायवीय परिस्थिति में यदि अपरद काइटिन और लिग्निन से भरपूर, ये रासायनिक हो गया बेटा, यानी लिग्निन और काइटिन अगर यहाँ पर है तो अपघटन कैसा होगा, बहुत धीमा, वैसे भी धीमा होता है और ज़्यादा धीमा वहाँ पे हो जाएगा। और यदि नाइट्रोजन है आपके अपरद के अंदर और जल विलेय जैसे शर्करा अगर भरपूर है वहाँ पे, तो उस कंडीशन में कैसा चलेगा, अपघटन आपका तीव्र होगा, कैटाबॉलिज्म बहुत तेज गति से होगा। ताप व मृदा की नमी बहुत ही महत्वपूर्ण जलघटक कारक है, मृदा के सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं का अपघटन की गति को नियमित करता है। यानी कि ताप और मृदा वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। गर्म और आर्द्र पर्यावरण अपघटन की को क्या कर देता है, तेज, यानी कि यहाँ पर आपका पर्यावरणीय कारक जो होता है वो कैसा होना चाहिए, ताप में कमी नहीं होनी चाहिए, तापमान कैसा होना चाहिए, गर्म और आर्द्र होना चाहिए। अगर आपका निम्न है और अवायवीय कंडीशन है बेटा, तो अपघटन की जो दर होती है वो क्या हो जाती है, धीमी। इसका मतलब अपघटन के लिए भी आपकी बहुत कंडीशन रिक्वायर्ड होती है कि किसका कैटाबॉलिज्म किस तरीके से प्रेजेंट होगा, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बनिक पदार्थों का ये भंडार जो होता है वो जमा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका तापमान कम है और अगर अनॉक्सी वातावरण है वहाँ पे, तो अपघटन नहीं होगा। तो वहाँ पे क्या होगा भाई, अपघटन ही नहीं होगा ना, तो कार्बनिक पदार्थ क्या हो जाएंगे, जमते जाएंगे जमते जाएंगे जमते जाएंगे। तो ये उसके सापेक्ष लिखा है कि जब वातावरण विपरीत होगा तो कार्बनिक पदार्थ का अपघटन नहीं होगा वहाँ पे। नेक्स्ट, गहरे समुद्र के जल तापीय परितंत्र को छोड़कर
पृथ्वी पर सभी इकोसिस्टम तंत्र के लिए एकमात्र ऊर्जा स्रोत क्या होता है? सूर्य। ये बहुत अच्छी लाइन है। यहाँ पे गहरे समुद्र जल तापीय को छोड़कर, है ना बेटा, इसका मतलब सदैव नहीं होता है। गहरे समुद्र में तो सूर्य होता ही नहीं है, पर फिर भी वहाँ पर ऊर्जा वगैरह तो प्रेजेंट होगी ना। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के थ्रू किसी न किसी तरीके से वहाँ पर क्या हो जाएगा? ऊर्जा का स्रोत अन्य हो जाएगा सूरज के अलावा। तो सदैव सूर्य नहीं होता है, ध्यान रखना। मैक्सिमम आपका 99.9% सूरज ही होता है, ठीक है। आपतित सौर विकिरण का 50% से कम भाग, यानी लेस देन 50% जो होता है वो एक तरीके से क्या होता है? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, जिसे आप कहते हैं PAR। तो सूरज के प्रकाश का लेस देन 50% क्या होता है? PAR होता है, ठीक है। पादप तथा प्रकाश संश्लेषण जीवाणु सूरज की विकिरण ऊर्जा को क्या करता है? जो भी आपका सरल अकार्बनिक पदार्थ होता है जैसे CO2 है, जल है, उनको किस में चेंज करेगा? कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देगा। और अब अगर मैं PAR की बात करूं तो PAR का केवल कितना % काम आता है फोटोसिंथेसिस में? 2 से 10% आपका काम में आता है। आंशिक मात्रा की ऊर्जा विश्व का संपोषण करती है। इसका मतलब अगर मैं सूरज के प्रकाश की बात करूं तो सूरज के प्रकाश का तो सिर्फ 1 to 5% ही हुआ, पर सूरज के प्रकाश का अगर लेस देन PAR बोलूं तो PAR का भी कितना % कम हो गया? 2 to 10% आपका कम, मतलब इतना % ही आप पादप यूज करता है। इसीलिए महत्वपूर्ण है कि पादप का संग्रहण की गई सौर ऊर्जा जो होती है विभिन्न जीवों से एक स्तर से दूसरे स्तर में क्या होती है कि भाई वो ट्रांसफर होती रहती। इसीलिए कहते हैं बेटा कि पादप पर सभी जीव जंतु या तो प्रत्यक्ष होंगे या फिर अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। किस पर? स्वपोषी जो भी पादप होते हैं। अतः आप पाएंगे कि सूरज से उत्पादकों की ऊर्जा फिर उपभोक्ता की ओर ऊर्जा का क्या होगा? स्थानांतरण, यानी कि सूरज से ऊर्जा कहाँ गई? उत्पादक, उत्पादक से कहाँ गई? उपभोक्ता। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ऊष्मा एक दिशीय और ऊष्मा गतिकीय के नियम को क्या करता है? ये फॉलो करता है। प्रथम नियम को क्या करता है? ये फॉलो करता है। स्थानांतरण एक दिशीय होता है। पारिस्थितिकी तंत्र ऊष्मा गति के दूसरे सिद्धांत से अवमुक्त नहीं है, मतलब दूसरा सिद्धांत भी यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। उन्हें निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति की आवश्यकता होती है, यानी थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों यहाँ पर एप्लीकेबल है, ताकि वे अपेक्षित अणुओं को संश्लिष्ट कर सके और अव्यवस्था के प्रति सर्वव्यापी प्रवृत्ति से संघर्ष कर सके। ऐसा नहीं है कि सूरज का प्रकाश जब आया उस समय फोटोसिंथेसिस होके जितना खाना बनाना था बन गया। ये प्रक्रम क्या चलना चाहिए? निरंतर चलना चाहिए, जब तक कि उसको अपना फेवरेबल कंडीशन मिलता रहेगा। तो ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। इकोसिस्टम की शब्दावली में हरे पादप को हम क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं, है ना। तो स्थलीय के अंदर अगर मैं उत्पादक की बात करूं तो हमारे जो भी शाखीय पौधे हैं या काष्ठीय पौधे हैं ये क्या करते हैं? वहाँ पे मेन आपके उत्पादक हो गए। इसी प्रकार विभिन्न, अगर अलग अलग की बात करें हम, जैसा आपका वायुमंडलीय पदार्थ होगा, जलवायु कारक होगा, उस हिसाब से ये आपके उत्पादक अलग हो जाएंगे। इसमें पादप प्लवक है, शैवाल है, बड़े पादप है। तो जलीय इकोसिस्टम में उत्पादक अलग होंगे, स्थलीय इकोसिस्टम में अलग होंगे। थर्ड आपका यहाँ पे आता है ऊर्जा का प्रवाह, यानी ये तीसरा और लास्ट आप लोगों का एक इकोसिस्टम के अंदर जो कि आपके संगठन स्तर होते हैं उनका ये लास्ट स्टेप हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए बेटा, आपने खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में, अभी हम ऊर्जा प्रवाह के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, है ना। तो ऊर्जा प्रवाह में मेनली जो कंट्रीब्यूट करता है वो कौन करता है? खाद्य श्रृंखला करती है और खाद्य जाल, वेब्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका चाहे खाद्य जाल हो, खाद्य श्रृंखला जो होती है वो कहाँ से शुरू होगी? हमेशा उत्पादक से, प्लांट से ही तो शुरू होगी। प्लांट से वो प्रारंभ होगी और फिर खाद्य श्रृंखलाएं जब आपस में नेटवर्क बना लेती है तो वो एक तरीके से क्या बना लेती है? खाद्य जाल बना लेती है। तो यहाँ पे जो भी किसी भी प्रकार की खाद्य श्रृंखला होगी, कैसी भी खाद्य श्रृंखला होगी, वो ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है। तो नॉर्मली यहाँ पे जो खाद्य श्रृंखलाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, कितने प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं होती है, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है ना।
तो प्रत्येक प्राणी जो एक पादप से आहार ग्रहण करता है अन्य प्राणी पर निर्भर करता है, बदले में वही किसी अन्य के लिए आहार बन जाता है। इस परस्पर अंतर निर्भरता के कारण क्या बनता है, खाद्य जाल बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर खाद्य जाल का निर्माण करना है तो उसके अंदर बेसिकली एक उपभोक्ता ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्रकार के खाने पर निर्भर रहे, उसके पास में वैरायटी होती है। और खाद्य जाल की वजह से ही इकोसिस्टम क्या रहता है, स्टेबल रहता है। किसी भी जीव द्वारा आबद्ध जो भी ग्रहण की गई ऊर्जा सदैव के लिए संचित नहीं होती, वो आगे से आगे क्या होती है, ट्रांसफर होती है। उत्पादक द्वारा जो भी ग्रहण की गई ऊर्जा है या तो वो क्या कहाँ जाती है, उपभोक्ता को यूज़ की जाती है, या फिर वो किसको यूज़ की जाती है, मृत हो जाती है। एक जीव की मृत्यु, अगर आपकी जीव की मृत्यु से शुरू होती है कोई भी श्रृंखला, तो उसे आप क्या कहेंगे, अप्रद खाद्य श्रृंखला की शुरुआत हो जाती है। तो शुरुआत अपन ने कहाँ से की कि जो कोई चीज़ बने, प्रोड्यूसर से बने। ख़त्म अगर होती है तो वो कहाँ पे ख़त्म हो जाती है, जब जीव की मृत्यु हो जाती है और उसके ऊपर जो भी डिपेंडेंट होते हैं तो वो अप्रद खाद्य श्रृंखला वहाँ से शुरू हो जाती है। सभी जीव अपनी आहार आवश्यकता के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किस में निर्भर है, पादपों पे निर्भर है। अतः उपभोक्ता तथा परपोषिता भी कहा जाता है। और यदि वे उत्पादक पादपों से आहार पूर्ति करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो खाना बना रहे हैं वो तो हुए उत्पादक, और जो उनको खाते हैं वो क्या हुए, उपभोक्ता हुए। अब उपभोक्ता जो होते हैं उसमें भी आपके पास में कैटेगरी है कि अगर वो सिर्फ पादप खा रहे हैं तो उसको क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। और अगर एक पशु दूसरे पशु को खाता है बेटा, है ना, जो मांसाहारी है, यानी द्वितीयक उपभोक्ता एक तरीके से क्या हो गया, मांसाहारी हो गया। तो मांसाहारी यहाँ पे द्वितीयक उपभोक्ता की तरह हुआ, और प्राथमिक जो होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, आपका शाकाहारी हो जाएगा। ये क्या हो गया, शाकाहारी हो गया, ठीक है। तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होगा और द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होगा। ठीक उसी प्रकार से आपके टर्शरी उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता भी होते हैं। तो जो भी टर्शरी उपभोक्ता होंगे वो जनरली किस पर निर्भर करते हैं, सेकेंडरी पर निर्भर करेंगे। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी हैं, और स्थलीय इकोसिस्टम में जो भी शाकाहारी है उसमें क्या नाम आ जाएंगे, जैसे कीट पतंगे हैं, पक्षी है, स्तनधारी है ना, जैसे पशु है। तो ये सब क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर के रूप में जाने जाते हैं। जलीय के अंदर अगर मैं प्राइमरी कंज्यूमर की बात करूं तो उसके अंदर आपके क्या आ जाएंगे, मॉलस्का। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मॉलस्का कहाँ पर प्राइमरी उपभोक्ता होता है, स्थलीय या जलीय। तो ये जलीय का होता है बच्चों। नेक्स्ट आता है ऊर्जा का प्रवाह। वे उपभोक्ता जो शाकाहारी होते हैं बेटा, जो पादप को खाते हैं, है ना, वे मांसाहारी या मांसभक्षी हैं, या इन्हें प्राथमिक मांसभक्षी भी कह सकते हैं। यानी कि जो शाकाहारी जीवों से आहार प्राप्त करते हैं तो वो तो मांसाहारी हो गए ना, जो पादप से प्राप्त करेंगे वो तो प्राइमरी हुए, पर जो अपना खाना शाकाहारी से प्राप्त करेंगे तो वो क्या हो गए, मांसाहारी हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंडरी उपभोक्ता को क्या कहेंगे आप, प्राथमिक मांसाहारी हो गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ उत्पादक बोल रही हूँ बेटा, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। अब ये द्वितीयक उपभोक्ता कैसा हो गया, एक तरीके से ये प्राथमिक मांसाहारी हो गया ये, ठीक है ना, क्योंकि ये इसको खा रहा है। द्वितीयक उपभोक्ता वे पशु जो आहार हेतु किस पर, प्राथमिक मांसभक्षियों पर निर्भर करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, द्वितीयक मांसभक्षी। इसका मतलब प्राथमिक मांसाहारी पर जो डिपेंडेंट रहेगा, जो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, तृतीयक उपभोक्ता। और तृतीयक उपभोक्ता जो भी होगा वो बेसिकली क्या हो गया, सेकेंडरी मांसाहारी। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा पद किसके लिए निरूपित किया जा रहा है, या फिर कौन किससे खाना ग्रहण कर रहा है। तो ये एक साधारण सी खाद्य श्रृंखला एनसीईआरटी में बता रखी बेटा, घास को बकरी खाती, बकरी को मनुष्य। आगे अगर और होता है बेटा तो हो सकता है कि यहाँ पर शेर अगर होता है तो वो ऑब्वियसली बेटा मनुष्य को तो खा ही सकता है वो। एक अन्य प्रकार की खाद्य श्रृंखला जिसके अंदर हम कौन सा नाम ले रहे हैं बेटा, वो तो स्थलीय थी। ये यहाँ पर कौन सी है, अप्रद खाद्य श्रृंखला है, जो कि कहाँ से शुरू होती है भाई, ये मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होती है। यानी अगर खाद्य श्रृंखला आपको अप्रद से शुरू करनी है, अप्रद नाम में ही पता चल रहा है, तो आपके मृत कार्बनिक पदार्थ होने चाहिए। यह अपघटकों से बना होता है, जो कि मुख्यतः यहाँ पे अपघटक कौन होंगे भाई, कवक और बैक्टीरिया होंगे, जो कि परपोषी जीव होते हैं। वे इसी मृत कार्बनिक पदार्थ अपरदों का क्या करेंगे, खंडन करेंगे, उनसे ऊर्जा और पोषण लेंगे, और एक तरीके से
मृतपोषी या फिर पूर्ति जीव अपघटन के नाम से जाना जाता है। यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ पे मृत कार्बनिक पदार्थ है और इन मृत कार्बनिक पदार्थ को कौन खाएगा भाई? इन मृत कार्बनिक पदार्थों के ऊपर कौन अटैक करेगा? वही कवक व बैक्टीरिया, जीवाणु और बैक्टीरिया इसके अंदर यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे और बेसिकली ये यहाँ पे क्या करेंगे? खंडन करेंगे इनका, ठीक है। और ये खंडन कैसे करेंगे बेटा? जो भी अपघटक, ये जो अपघटक है कवक और बैक्टीरिया, इसमें पाचक एंजाइम्स होते जो इसका क्या करेंगे? कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कर देंगे और फाइनली खंडन करेंगे तो ये किस में पदार्थ में कन्वर्ट कर देते हैं? अकार्बनिक पदार्थ में खंडित कर देंगे इसे। तो कार्बनिक से अकार्बनिक पदार्थों के खंडन में कौन हेल्प करेगा आपकी? कवक और बैक्टीरिया। नेक्स्ट, जलीय इकोसिस्टम में, अब ये एक और एग्जांपल दे रहे बेटा, वो तो स्थलीय था, अब ये जलीय इकोसिस्टम में ग्राजिंग चेन बता रहे बेटा, चारण खाद्य श्रृंखला। वो कौन सी थी? स्थलीय में, जहाँ पे घास था, बकरी था, मनुष्य था। ये अब जलीय में बता रहे हैं। तो इसके मतलब जलीय इकोसिस्टम में खाद्य, ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कैसा इकोसिस्टम होता है वहाँ पे कौन सी खाद्य श्रृंखला चलेगी। तो जलीय इकोसिस्टम होगा तो वहाँ पे कौन सी चलती है? ये चारण खाद्य श्रृंखला ऊर्जा प्रवाह का महत्वपूर्ण साधन होता है। इसके विरुद्ध अगर मैं स्थलीय की बात करूँ तो स्थलीय के अंदर जीएफसी नहीं होगा बेटा। जीएफसी मतलब क्या होता है? खाद्य, ग्रेजिंग फूड चेन, है ना। वहाँ पे आपका क्या चलेगा? यानी स्थलीय के अंदर अपरद चलेगा। क्यों? क्योंकि स्थलीय के अंदर अपरद की मात्रा क्या होगी? ज़्यादा, एज कंपैरेटिव ये जो भी आपकी चारण खाद्य श्रृंखला होती है। तो इसीलिए जलीय में आप, स्थलीय में आपकी कौन सी चलेगी यहाँ पे। और वैसे भी बेटा स्थल में क्या होता है? ज़्यादा उत्पादकता होती है तो ज़्यादा वहाँ पे अपघटन होगा, वहाँ पे ज़्यादा आपको अपरद की मात्रा मिलेगी एज कंपैरेटिव जल के। तो जल में तो आपकी चारण खाद्य श्रृंखला चल सकती है और स्थलीय में क्या चलेगी? आपकी अपरद खाद्य श्रृंखला चलेगी। कुछ स्तरों पर अपरद खाद्य श्रृंखला का किसके साथ में कनेक्शन हो जाता है बेटा? दोनों का आपस में कहीं ना कहीं, जो भी जीव होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, है ना, क्योंकि उनको ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो उनके बीच में जब ये जाल बनता है तो इस जाल को आप क्या कहेंगे? खाद्य जाल कहेंगे। अपरद खाद्य श्रृंखला के कुछ जीव चारण खाद्य श्रृंखला के शिकार बन जाते हैं और एक प्राकृतिक इकोसिस्टम में कुछ जीव जैसे कि कॉकरोच है बेटा, कॉकरोच और कौवे हैं, तो ये तो सर्वभक्षी है बेटा। तो चाहे ये खाद्य चारण खाद्य श्रृंखला में आए या फिर ये अपरद खाद्य श्रृंखला में, कहीं ना कहीं भी अगर ये आते हैं तो ये आपस में क्या करेंगे? सर्वाहारी, इनको जो भी खाना मिलेगा ये उसमें क्या होते हैं? उनको यूज़ कर लेते हैं। खाद्य श्रृंखलाओं का यह प्राकृतिक अंतर संबंध जो होता है वो क्या बनाता है? फूड वेब। यानी कि चाहे जलीय हो चाहे स्थलीय हो, या जलीय स्थलीय के अंदर भी आप कनेक्शन नहीं कर पा रहे हो तो चारण खाद्य श्रृंखला हो चाहे आपकी अपरद खाद्य श्रृंखला हो, कहीं ना कहीं उनके जीव आपस में क्या करते हैं? इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो सर्वाहारी होते तो उनके लिए सारे ऑप्शन जो भी अवेलेबल होते हैं वो उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है आहार पूर्ति के संबंध में। अगर सभी जीवों का प्राकृतिक एक वातावरण होता है, एक स्थान होता है जहाँ पे वो अपने अस्तित्व के लिए वहाँ पे अन्य जीवों पर या मृत जीवों पर क्या रहते हैं? निर्भर करते हैं। तो सभी जीव अपने पोषण आहार के स्रोत पर आधार आहार श्रृंखला में एक विशेष स्थान ग्रहण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? ट्रॉफिक लेवल। यानी कि डिपेंड करता है कि जीव किस स्तर पर है उस इकोसिस्टम के अंदर। क्या वो किसी को खा रहा है या वो किसी के द्वारा खाया जाएगा। तो हर एक जीव का क्या होता है? स्तर होता है, जिसे आप क्या कहते हैं? पोषण स्तर कहते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे उदाहरण बोलूँ कि उत्पादक है, प्लांट है, तो प्लांट का एक तरीके से कौन सा पोषण स्तर आना चाहिए? प्रथम, क्योंकि वो सूरज के प्रकाश का क्या करेंगे? स्थिरीकरण कर देंगे। ठीक है। शाकाहारी है, प्राथमिक उपभोक्ता है, तो वो कौन से स्तर पे आ जाता है बेटा? दूसरे। और जो मांसाहारी होते हैं वो कौन से स्तर पे आ जाते हैं? तीसरे। तो इस तरीके से वातावरण के अंदर ये पोषक स्तर बनते जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि ये जो भी यहाँ पे जीव हैं इनका मान कम होता जाता है या इनकी संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से पोषक स्तर को निरूपित किया जाता है इकोसिस्टम के अंदर जीवों को। ये देखिए एनसीईआरटी ने एक एग्जाम्पल, एक डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से समझा रखा है कि पहले स्तर पर कौन कौन आ सकते हैं। घास आ सकता है, वृक्ष आ सकता है, पादप प्लवक आ सकता है। सेकेंडरी पे कौन आएगा? जो कि ये
पोषण स्तर तो द्वितीय है, पर ये शाकाहारी है क्योंकि ये इसी पर निर्भर करते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता है। तो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात ये है कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, द्वितीय पोषण स्तर रखता है, और ये क्या होता है, शाकाहारी होता है। उसी तरीके से द्वितीय उपभोक्ता जो होता है वो क्या होगा, तीसरा पोषण स्तर होगा। यानी हमेशा प्रथम पोषण स्तर को कौन रिप्रेजेंट करता है बेटा, प्रोड्यूसर, जो खाना बनाता है वो वहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता पे कौन आएगा, सेकेंडरी उपभोक्ता पे कौन आएगा, तो इन सब के नाम आपको पता होने चाहिए। कौन, हालांकि लेवल चेंज भी हो सकता है इसमें कुछ सरवारी हो तो इनके लेवल जो होते हैं वो अलग हो सकते हैं। ये एक सामान्यतः बताया गया है कि एक तरीके से पोषण स्तर पे आप सामान्य रूप से किस किस को कंसिडर करते हो। ऊर्जा प्रवाह की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ऊर्जा प्रवाह में देखिए यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के अंदर ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, घटती जाती है। ये मात्रा घटेगी क्यों, क्योंकि जो भी मात्रा यहाँ पे ऊर्जा की होगी वो यूटिलाइज होगी, और अगर वो मात्रा यूटिलाइज होगी तो उनमें से कुछ मात्रा तो क्या हो जाएगी, स्टोरेज हो जाएगी अगर वो यूज़ करेगा, और कुछ मात्रा क्या हो जाएगी, आगे के पोषण स्तर में ट्रांसफ़र हो जाएगी। जब कोई जीव मरता है तो वो अपरद बनाता है ना, और अपघटकों के लिए क्या हो जाता है, ऊर्जा स्रोत। यानी कि जीव का मरना आपका एक ऊर्जा स्रोत बनेगा, क्योंकि वो क्या बनाता है, अपरद बनाता है। प्रत्येक पोषण स्तर पर जीव अपनी ऊर्जा की आवश्यकता के लिए क्या करता है, निम्न पोषण स्तर पे निर्भर करता है। कि भाई जैसे पादप है, अगर ये पोषण स्तर बना रहा है तो इस पे कोई तो निर्भर करेगा। इस पे कौन निर्भर कर रहा है, शाकाहारी निर्भर कर रहा है। तो शाकाहारी इस पर पोषण के लिए क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। तो एक पोषण स्तर दूसरे पोषण स्तर पर न्यूट्रिशन के लिए या पोषण के लिए क्या करता है, निर्भर करता है। एक विशिष्ट समय पर प्रत्येक पोषण स्तर पर का जीवित पदार्थों की कुछ खास मात्रा होती है, जिसे क्या बोलते हैं, स्थित या खड़ी फसल। यानी खड़ी फसल का हमेशा किसके लिए कहा जाता है बेटा, कार्बनिक पदार्थों के लिए। कि कहीं पर भी कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कितनी होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, खड़ी फसल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। शस्य को जीवित जैवकों की मात्रा, वही मैंने बताया बेटा, जीवित मतलब जैव, यानी कि कार्बनिक पदार्थों की मात्रा के रूप में मापा जाता है। एक प्रजाति की जैव मात्रा को या तो ताजे या शुष्क भार से करते बेटा, पर जैव मात्रा का जो सही शब्दों में हम भार को हम निकालते हैं वो कौन सा भार होता है, शुष्क भार। क्योंकि ताजे भार में जल जो होता है वो बेसिकली जब जल को कंसीडर किया जाता है तो वो डिपेंड करता है कि बाहर का वातावरण कैसा है, क्योंकि जल कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है कभी भी किसी भी भार को बढ़ाने के लिए। चारण खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तरों की संख्या प्रतिबंधित होती है। इस तरह से ऊर्जा का प्रवाह 10% ही होता है बेटा। यानी एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर के अंदर सिर्फ 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होती है। बाकी की आप 90% ऊर्जा वो जीव अपने अंदर उसको क्या कर लेता है, यूटिलाइज कर लेता है। बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो जाती है उसके अंदर। प्रत्येक निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर पर केवल 10% ऊर्जा का क्या होता है, प्रवाह होता है। प्रकृति में यह संभव है कि कई स्तर, जैसे कि चारण खाद्य श्रृंखला में उत्पादक, शाकाहारी, शाकभक्षी और प्राथमिक जो भी आपके कार्निवोर्स होते हैं, द्वितीयक मांसभक्षी होते हैं, ये बेटा आगे से आगे क्या करते हैं, ऊर्जा का प्रवाह कर देते। पर ये डिपेंड करता है कि उनकी कौन सा इकोसिस्टम, कौन सी खाद्य श्रृंखला की हम बात कर रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार की अपर श्रृंखला की कोई सीमा है? तो बेटा सीमा तो है ही नहीं ना, क्योंकि आपके बैक्टीरिया और जो भी कवक है उसके पास में कौन सा अपरद आ रहा है वो तो उसे भी नहीं पता है। तो इसलिए एक तरीके से अपरद के पास में या अपरद खाद्य श्रृंखला के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास में होते ही है यहाँ पे। तो ये इन्होंने कहा है कि जब भी एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में पोषण जाएगा तो उसका सिर्फ कुछ मात्रा ही आगे से आगे जा पाती। इसीलिए पोषण स्तर ज़्यादा 4 या 5 से ज़्यादा स्तर नहीं हो पाते, मुश्किल से ही हो पाते, क्योंकि आगे से आगे सिर्फ 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण हो पाता है, ज़्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि वो बचती ही नहीं है फिर। नेक्स्ट आता है, लास्ट टॉपिक है ये अपना इस चैप्टर का, पिरामिड्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। आप पिरामिड के आकार से निश्चित ही परिचित होंगे। पिरामिड का आधार हमेशा, जब भी हम पिरामिड बनाते बेटा, पिरामिड का आधार हमेशा कैसा होता है, जनरली चौड़ा। तो पिरामिड का आधार कैसा होगा, चौड़ा। और जैसे जैसे अपन शिखाग्र की ओर जाएंगे वो क्या होता जाता है, संकरा होता जाता है। तो ये पिरामिड की डेफिनेशन एक तरीके से उसके आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है यहाँ पे कि पिरामिड अगर होगा तो नीचे से चौड़ा और ऊपर से क्या होगा, संकीर्ण होगा।
विभिन्न पोषण रीतियों पर जीवों के बीच चाहे आप एक खाद्य या ऊर्जा संबंध जोड़े तो आपको क्या मिलेगा, पिरामिड के समान आकार मिलेगा। कि भाई आपकी जो ऊर्जा है वो निरंतर कम हो रही है, तो पहले ज़्यादा थी अब कम हो रही है, तो ये कम से क्या हो रही है, ज़्यादा की तरफ जा रही है। डिपेंड करता है कि किस तरीके का इकोसिस्टम है। इस संबंध को अगर आपको ये दिखाना है बेटा, जैसे मैंने तो सिर्फ ऊर्जा का ही बोला, ऐसे ही आपके पिरामिड संख्या में बन सकते हैं, जैव मात्रा में बन सकते हैं और ऊर्जा के रूप में भी बन सकते हैं। प्रत्येक पिरामिड के आधार का प्रतिनिधित्व, जो भी आधार का प्रतिनिधित्व करेगा वो क्या करेगा, उत्पादक करेगा। आधार हमेशा कौन बनाएगा, उत्पादक होगा। और शिखर जो भी होगा बेटा वो कौन होगा, तृतीयक पोषण स्तर होगा या फिर सर्वोच्च उपभोक्ता होगा। यानी किसी भी पिरामिड के अंदर आपका जो बेस है और जो टॉप है, तो बेस हमेशा कौन रिप्रेजेंट करता है, प्लांट्स, और आपका जो टॉप होता है शीर्ष भाग कौन निरूपित करेगा, आपका सर्वोच्च उपभोक्ता, टॉप कार्निवोर्स जो भी होगा, आपका कंज्यूमर जो भी होगा। 3 इकोलॉजिकल पिरामिड जिसका आमतौर पर अध्ययन किया जाता है। सबसे पहला अगर हम बात करें तो संख्या के आधार पे पिरामिड, दूसरा है जैव मात्रा, यानी कि आपका कितना कार्बनिक पदार्थ वहाँ बनता है या कितना प्रेजेंट है, और तीसरा आता है ऊर्जा का पिरामिड। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पिरामिड्स भी देख रखे अभी आएंगे इसमें एनसीईआरटी के, वो डिस्कस करेंगे हम लोग। ऊर्जा मात्रा, जैव मात्रा और संख्याओं किसी भी गणना से पोषण स्तर के सभी जीवों को शामिल किया जाना चाहिए। यदि हम किसी पोषण स्तर के कुछ व्यष्टियों की गणना करते हैं तो कोई भी व्यापीकरण सत्य नहीं होता। क्यों नहीं होता बेटा, क्योंकि हमें क्या पता, जैसे मान लो कोई पोषण स्तर आपने लिया, हो सकता है कुछ समय बाद उसकी जनसंख्या क्या हो जाए, कम हो जाए, तो संख्या के आधार पे वो क्या हो जाएगा, उस लेवल में उन जीवों की संख्या क्या हो गई, कम। तो ये ज़रूरी नहीं होता है। इसके साथ ही एक प्रदत्व जीव एक ही समय पर एक से अधिक पोषण नीतियों में अधिनिष्ठ हो सकता है। ये भी बहुत अच्छी बात बोल रखी है एनसीईआरटी ने कि एक ही जीव एक से अधिक लेवल पे आपका प्रेजेंट हो सकता है ना। हमें यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि पोषण स्तर पर एक क्रियात्मक स्तर का प्रतिनिधित्व करता, न कि किसी प्रजाति का। यानी कि अगर आप पोषण स्तर की बात कर रहे हो तो किसी जीव के लिए वो क्या कहना चाह रही है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब भी अपन पोषण स्तर की बात करते हैं तो ये क्रियात्मक स्तर है भाई, कि वो वहाँ पे क्या काम कर रहा है, ऊर्जा का भी प्रवाह कर रहा है या खाना किससे ले रहा है, किसको दे रहा है, तो क्रियात्मक स्तर है, न कि वो किसी प्रजाति को निरूपित कर रहा है। ठीक है ना। एक प्रदत्त प्रजाति एक ही समय पर, इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने समझाया कि एक समय पर एक प्रदत्त जो भी जाति होती, जैसे कि गुरैया है बेटा, अगर ये बीज खाती है तो इसका स्तर, जो भी इसका काम है, ये बीज को खा रही है, तो ये क्या हो गई, शाकाहारी हो गई ना, तो ये क्या आ गई, प्राथमिक उपभोक्ता। अब अगर यही जाति क्रियात्मक रूप से किसको खा जाए भाई, कीटों और कछुओं को खा जाए, तो इसका लेवल क्या बढ़ गया भाई, द्वितीयक उपभोक्ता। इसीलिए ये इस बात को जस्टिफाई कर रहा है एनसीईआरटी कि यहाँ पर क्रियात्मक स्तर होता है बेटा, न कि कोई प्रजाति। तो उस प्रजाति का स्तर चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू उनका फंक्शन क्या है, वहाँ पे वो किसको खा रहा है। क्या आप यह वितरण दे सकते हैं कि ये खाद्य मनुष्य में कितनी पोषण रीतियों का प्रयोग कर सकता है? बेटा मनुष्य तो हर जगह आ सकता है। मनुष्य अगर प्लांट को खा रहा है, शाकाहारी स्तर पे आ गया। मनुष्य अगर किसी जीव को खा रहा है, मांसाहारी पे आ गया। कौन सा जीव खा रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका वहाँ पे प्राइमरी मांसाहारी, सेकेंडरी मांसाहारी, सारे लेवल पे उसका नाम आ सकता है। ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अधिकतर इकोसिस्टम तंत्रों में संख्याओं, ऊर्जा, जैव मात्रा के सभी पिरामिड आधार के ऊपर की ओर होते हैं, अर्थात शाकाहारियों की अपेक्षा उत्पादकों की संख्या और जैव मात्रा अधिक होती है। इसी तरीके से शाकाहारियों की संख्या और जैव मात्रा, कहने का मतलब ये है बेटा कि नेचर के अंदर ज़्यादातर जो भी पिरामिड होते हैं, लगभग सभी पिरामिड का आधार ऊपर की ओर होता है, यानी कि नीचे से चौड़ा और ऊपर की ओर क्या होगा, कम। जनरली ऐसा देखा गया है, पर कुछ अपवाद भी होते हैं भाई नेचर के अंदर। ये देखिए ज़्यादातर, जैसे आप ये देखिए, प्राथमिक उत्पादक की संख्या अधिक, फिर ये कम होती जा रही है, कम होती जा रही है ना। तो ये भी आपका संख्या के आधार पे देखें तो सीधा पिरामिड है। सेकंड डायग्राम देखिए बेटा, यहाँ पे अगर मैं सेकंड डायग्राम की बात करूँ तो ये एक दलदली इकोसिस्टम के बारे में आंकड़े हैं। तो यहाँ पे भी आप अगर शुष्क भार देखें तो आपका शुष्क भार की मात्रा क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ये भार में दे रखा है, ठीक है। तो उत्पादक में सबसे ज़्यादा शुष्क भार, फिर लगातार ये शुष्क भार क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये डिपेंड किस पे करता है कि आप यहाँ पर इकोसिस्टम कौन सा ले रहे हैं बेटा, है ना। ये कि अगर मैं जलीय इकोसिस्टम ले लूँ तो यही पिरामिड क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ये देखिए आ गया,
यानी यहाँ पर ये जो भी हम बात कर रहे हैं ये बेसिकली किस प्रकार का इकोसिस्टम हो गया बेटा, ये जलीय इकोसिस्टम हो गया। तो जलीय इकोसिस्टम में उत्पादकता जो होती है वो क्या होती है, कम होती है, फिर वो लगातार क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो उत्पादक की संख्या यहाँ पे कम है जैव भार के आधार पे। फिर आ जाता है आपका ये ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा के पिरामिड में देखिए, अगर मैं बात करती हूँ सूरज के प्रकाश की, तो सूरज के प्रकाश से जो भी ऊर्जा यहाँ पे आएगी, सूरज के प्रकाश का सिर्फ यहाँ कितना जाता है भाई, 1%। जो भी 1% यहाँ आता है, इसके यहाँ से अब कितना ट्रांसफर होगा, 10%। इसमें जो भी बचेगा उसका 10% कहाँ जाएगा, आगे। इसका जितना भी 10% होगा वो कहाँ जाएगा, आगे। तो सूरज के प्रकाश से कभी 10% नहीं जाता, ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना। ये सिर्फ 1% ही जाता है। नेक्स्ट आता है मांसाहारियों की अपेक्षा अधिक होती है। इस प्रकार से निम्न पोषण स्तर में ऊर्जा की मात्रा ऊपर के पोषण स्तर से अधिक होती है। तो ये वही बात है ना बेटा कि निम्न में ऊर्जा ज़्यादा होती है और ऊपर क्या होती है, कम होती है। व्यापीकरण में अपवाद है। यदि एक बड़े वृक्ष पर आहार प्राप्त करने वाले कीटों की संख्या की गणना करें, किसके बीच में हो रहा है, एक पेड़ है और कीटों की संख्या, तो ये उल्टा हो गया ना बेटा, पेड़ एक है, कीट ज़्यादा है, तो आधार कैसा हो गया, चौड़ा नहीं होगा, फिर छोटा होगा, और उधर संख्या ऊपर कीटों की क्या हो गई, ज़्यादा। तो आपको कैसा पिरामिड प्राप्त होगा, उल्टा होगा। अब उसमें उन छोटे कीटों पर निर्भर होने वाले पक्षियों की संख्या ज्ञात करो। तो वही बात हो गई कि आपका पहले एक पेड़ था बेटा, अब इसके ऊपर क्या है, बहुत सारे कीट है। अब इनके ऊपर जो भी पक्षी रहेंगे वो क्या होंगे, अपेक्षाकृत कम हो गए ना। कीट पक्षियों पर निर्भर बड़े पक्षियों की गणना करें। अब प्राप्त आंकड़ों को चित्र बनाइए। ये देखिए बेटा, इसका मतलब ये एक तरीके से पिरामिड उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, और यहाँ पे आपका ये घटनुमा भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपका पिरामिड जो बना रहे हो कौन सी इकोसिस्टम की बात कर रहा है। समुद्र में जैव भार के पिरामिड हमेशा क्या बनते बेटा, उल्टे, जो अभी हमने डायग्राम में देखा था, क्योंकि मछलियों की जैव मात्रा पादप प्लवकों की अपेक्षा क्या होती है, बहुत अधिक। क्या यह विरोधाभास नहीं है? नहीं। क्यों? क्योंकि आज कोई भी मछली एक पादप प्लवक को नहीं खाती है बेटा, जू प्लैंक्टन्स को एक को नहीं खाती है, बहुत सारों को खाएगी वो, ठीक है ना। तो ये गलत नहीं है। जैव भार क्यों बढ़ेगा, क्योंकि उनकी मात्रा खाने की क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो अलग अलग जीवों में जितनी भी जो भी आपकी बायो वहाँ पे डिमांड है, जो कार्बनिक पदार्थ है वो एक से नहीं ग्रहण कर रहा ना, बहुत सारे से ग्रहण कर रहा है, तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है वहाँ पे। तो ये बिल्कुल सही बोला है इन्होंने। लास्ट, ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होता है ना। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, सदैव सीधा होता है बेटा, है ना। सीधा क्यों होता है, उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी किसी विशेष पोषण स्तर से अग्र पोषण स्तर में पहुंचती है तो हर वहां पे जो भी ऊर्जा होगी बेटा वो ऊष्मा के रूप में क्या कर लेता है, हानि कर लेता है। ऊर्जा पिरामिड का प्रत्येक स्तंभ पोषण स्तर में किसी विशेष समय पर प्रति इकाई क्षेत्र में वार्षिक ऊर्जा का द्योतक होता है। यानी जो भी स्तर है उसमें जितनी भी मात्रा आपकी प्रेजेंट है वो सारी पोषक स्तर को बताती है कि कितनी ऊर्जा वहां बची हुई है। यद्यपि पिरामिड की कुछ सीमाएं हैं बेटा, फिर ये आता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है कि पिरामिड में आप क्या क्या नहीं ले सकते हो, क्या क्या सीमाएं हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि पिरामिड में ऐसी जातियों का समावेश भी होता है जो कि 2 या अधिक भोजन स्तर से संबंधित रखती है, क्योंकि वो क्रियात्मक है। मैंने कहा था ना आपसे कि पोषण स्तर जो होता है वो क्रियात्मक भूमिका निभाता है, तो वो 1 से अधिक भी यहाँ पे ले सकते हैं। इससे एक साधारण आहार श्रृंखला बनती है जो कि प्रकृति में विद्यमान नहीं होती है। तो आप सोचिए बेटा कि एक साधारण श्रृंखला अगर आप बनाते हो तो वैसी तो नेचर में होती नहीं है, कॉम्प्लेक्स होती है हमेशा। खाद्य श्रृंखला एक दूसरे पर निर्भर होती है वो, इससे आहार जाल का समावेश नहीं होता है। यानी कि हम कभी भी आहार जाल को कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, किसमें, पिरामिड के अंदर। हम जनरली किसको इंक्लूड करते हैं, एक सिंपल खाद्य श्रृंखला अगर आप बनाते हैं तो ठीक है, पर वो मुश्किल हो जाता है अगर आपका जीव 1 से अधिक पोषण स्तर में प्रेजेंट है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाने के अतिरिक्त यहाँ पे मृत जीवियों का भी कभी भी पिरामिड में कोई स्थान नहीं होता। तो एक तो उनका अगर मैं बात करूँ बेटा कि समावेश भी होता है जो कि 2 या अधिक भोजन स्तरों से संबंधित हो सकता है। इससे एक साधारण आहार श्रृंखला बनती है जो कि प्रकृति में विद्यमान नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पिरामिड के अंदर जब भी आप कोई भी खाद्य श्रृंखला लोगे तो खाद्य श्रृंखला सिंपल तो इम्पॉसिबल है, फिर भी आप कोशिश करते हो। दूसरा कि भाई जो भी आप पिरामिड के अंदर ऐसे जीवों को नहीं ले सकते जिसको काउंट नहीं कर सकते, तो इसीलिए यहाँ पर जो भी मृत जीव होते हैं,
है ना, सेप्रोफाइट्स होते हैं, उनकी कोई संख्या यहाँ पे काउंटेबल नहीं होती है। तो आप मृतोपजीवियों को भी इंक्लूड नहीं करते पिरामिड के अंदर। दूसरा, आप किसको इंक्लूड नहीं करते हैं? खाद्य जाल, इसमें आहार जाल, फूड वेब कभी भी यूटिलाइज नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है बच्चों। अच्छे से पढ़िए एनसीईआरटी। ठीक है, थैंक यू सो मच।